प्रधानमंत्री देखे हैं जो बोलते हैं वो करते हैं और वो समाज को दिखता है जी। उन्होंने कहा मेरे देश के आतंकवादियों ने खबरदार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बोला और सिंदूर के माध्यम से आक्रमण कर दिया। चाहे मैं मेरे पास उस समय बुलेट थी, अच्छा मोटरसाइकिल से आए और पैरालिसिस मिला तो उन्होंने कहा आपको चुनाव लड़ना है। हाँ। आपने इमरजेंसी देखी होगी। देश में अराजकता थी। मैं गरीब परिवार से नहीं हूँ। एक पिताजी खेती करते थे, हम भी खेती करते थे, सारे काम करते थे, गैया को लाना ले जाना चराना, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के लिए कोई काम करे। साइबर तहसील क्या है? आप साइबर तहसील ये कि अगर आपको जमीन मुझसे जमीन खरीदी तो पहले आपको पटवारी के चक्कर लगाना पड़ते थे, तहसीलों के चक्कर लगाना पड़ते थे। अब आप साइबर तहसील से और 20 दिन में 15 दिन में या 1 महीने में आपका स्वयं नामांकन आ जाएगा। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को अवार्ड मिला है जी। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये लॉन्च की थी इसको। 2 बच्चे भी हैं आपको, 3 बेटे भी हैं। मैं पारिवारिक बंटवारा करना चाहता हूँ, सबके साइन होते हैं, किसी को कम ज्यादा भी दे सकते हैं पिताजी। ये राजस्व विभाग के बड़े टेढ़े काम है कि आप उससे कमीशन लो को, उससे खाओ, उससे मिठाई लो, उसका उफाल लो। ये बहुत गलत तरीका है। कौन सी चीज? नेटफ्लिक्स। मैं पहले फिल्म का बहुत शौकीन था। अच्छा। और ये जो कुछ हूँ मैं फिल्मों से सीखा हूँ। जितेंद्र की फिल्म में बहुत शौक था, राजेश खन्ना की फिल्म देखता था। हाँ। एक हीरो होता है, हीरो को मतलब ईमानदार को रहता, वो संघर्ष करता। तो सर आपने तो अपने घर वालों को तक गाड़ी में नहीं बैठने देते हैं MP02 की? नहीं बैठे। ये गाड़ी मंत्री के लिए है, मंत्री के बेटे के लिए नहीं है जी, मंत्री की पत्नी के लिए नहीं है, बेटी के लिए नहीं है। हाँ। नमस्कार दोस्तों, अर्चित जैन पॉडकास्ट पे आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज के पॉडकास्ट पे मेरे साथ है मध्य प्रदेश के एक बहुत ही ऊर्जावान मंत्री वर्मा सर के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के रेवेन्यू मिनिस्टर भी हैं और साथ में एक MLA भी हैं। तो उनकी अगर मैं हिस्ट्री बताऊं तो वो आज तक के बहुत लंबे टेन्योर से एक MLA रहे हैं और मंत्री भी हैं। तो सर के साथ शुरू करते हैं। सर नमस्कार आपका। नमस्कार। वेलकम टू अर्चित जैन पॉडकास्ट। मैं आपका स्वागत करता हूँ जी। सर पहले मेरा प्रश्न से ज़्यादा मैं ये पॉडकास्ट बिल्कुल एक कन्वर्सेशन की तरह रखना चाहूँगा। मैं एक इंटरव्यूअर होश मत समझिएगा, आपके छोटे ग्रैंडसन की तरह मुझे समझिएगा सर। तो सर पहला मेरा ये रहेगा कि आपकी जो गरीब परिवार से आप आए थे, फिर आपका राजनीति में आने का क्या ऐसा मन हुआ कि आपको राजनीति में आने का लगा कि मुझे देखो, पहले तो मैं गरीब परिवार से नहीं हूँ, एक बीच परिवार का, मध्यम श्रेणी। सॉरी मेरे फैक्ट्स या पिताजी खेती करते थे, हम भी खेती करते थे, सारे काम करते थे, गैया को लाना ले जाना चराना। पर मेरे दिल में एक भावना आई कि राष्ट्र निर्माण के लिए कोई काम करे। इसलिए मैं राष्ट्रीय सेवक संघ के माध्यम से गांव-गांव हमारे विभाग प्रचारक के दादा भाई के नाम से क्या थे, गुलाब चंद जी खंडेल उनका नाम था, उनके माध्यम से गांव-गांव में जाते थे और राष्ट्र के बारे में बात करते थे कि हमारे देश को ऐसे लोगों ने संभाला, यहाँ मुगलों ने शासन किया, अंग्रेज ने शासन किया। वो मेरे दिल में राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना रही। तो मैं RSS में काम करता था। मैं यहाँ प्यारेलाल जी भाई साहब के संपर्क में आया और 25 वर्ष की उम्र में या 26 भी हो सकती है उम्र में मुझे भारतीय जनता पार्टी से, जब कांग्रेस लहर थी उस समय टिकट दे दिया। और टिकट दे दिया तो हमारे घर में राजनीति नहीं जानते थे कोई, क्या होता है इधर हम जानता। इसके बाद फिर पिताजी के डर के मारे, हम बच्चे थे कि पिटाई होगी। उम्र क्या होगी आपकी तब? उस समय 25 वर्ष होगी या 26 वर्ष, मतलब मेरे बराबर ही था। हाँ। तो हमने फार्म भरा और चले गए। हाँ। फिर 10-20 हज़ार रुपये किसी से हाथ उधार लेके। हाँ। और चुनाव में छोटा मोटा काम, और नेता हमारे यहाँ थे ही नहीं, तो गांव-गांव में जाना। और पहला चुनाव हम जीते हैं, जो MLA थे उस समय उनके गलत तरीके से काम करना, गलत व्यवहार करना, उसके कारण हम कांग्रेस लहर में हम चुनावी छाव से 85 में 4117 करीब से जीत गए, वोट से जीते आप। वहाँ परंपरा थी कि एक बार के बाद दोबारा चुनाव नहीं जीतता, दोबारा जीते, तिबारा जीते, चौथी बार जीते, 5वीं बार जीते, 6ठी बार जीते, 7वीं बार जीते, 8वीं बार जीते। और मैं 4 बार, चाहे हमारी उमा भारती जी के मुख्यमंत्री मेरा मंत्री रहा, शिवराज भाई साहब के उसमें मुख्यमंत्री थे तब मैं मंत्री रहा, बाबूलाल गौर के समय में मुख्यमंत्री रहा, और अब डॉक्टर मोहन यादव साहब के भी मंत्रिमंडल में हूँ।
और हम कभी जाते नहीं कहीं, हमें स्वयं बुलाते हैं हमारे मुख्यमंत्री। और राजस्व विभाग की सारी जवाबदारी मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौंपी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे मध्य प्रदेश में 2 बार महाअभियान चलाए। समय पे किसानों का सीमांकन हो, बंटवारा हो, पारिवारिक बंटवारा हो, कोई विवाद ना हो, ये 2 बार। और 80 लाख करीब प्रकरण निपटाए हमने। 80 लाख प्रकरण। अब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में साइबर तहसील से काम कर रहे हैं। साइबर तहसील क्या है आप? साइबर तहसील ये कि अगर आपको जमीन आपने खरीदी है, मुझसे जमीन खरीदी, तो पहले आपको पटवारी के चक्कर लगाना पड़ते थे, तहसीलों के चक्कर लगाना पड़ते थे। अब आप साइबर तहसील से कि मैं एक रजिस्ट्री कराएं अपने उससे किसी भी माध्यम से, और 20 दिन में, 15 दिन में या 1 महीने में आपका स्वयं नामांतरण आ जाएगा, ऑटोमेटिक नामांतरण हो जाएगा। तो आपको तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी से अवार्ड भी मिला शायद? हाँ, प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को अवार्ड मिला है जी। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये लॉन्च की थी इसको, साइबर तहसील। हाँ, और देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री है। हाँ, क्योंकि मुझे तो राजनीति में करीब 40 साल हो गए, तो पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने किसानों को किसान सम्मान निधि सम्मान दिया, उनके मकान बनाए। और तो और ये भी कहूँगा कि उनको किसानों की बहुत ही चिंता है, इसलिए उन्होंने साइबर तहसील में लॉन्च भी किया था। और आज भी अगर आप देखें सच्चाई बहुत कम होती है जी, कि पहले प्रधानमंत्री को सांसद लोग प्रधानमंत्री बनाते थे, आजकल प्रधानमंत्री सांसद को बनाते हैं। उनके नाम की लोकप्रियता, उनका काम लोग देखते हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति है जो कहते हैं वो करते हैं, और वो समाज को दिखता है। और बाकी लोग कहते तो हैं, करते हैं ही नहीं, तो समाज को कुछ दिखेगा ही नहीं। सही बात है। तो ये हमारी राजनीति में हम 8वां चुनाव जीते हैं, और ये जनता के कारण ही तो हम हैं। ओके सर, जब आप पहला चुनाव जीते थे तो आपने अपने फादर को कैसे कन्विंस करा था? नहीं, कन्विंस नहीं किया वो। हाँ। हम डर के, हम छोटे थे। हाँ। गांव में पहले डांटते बहुत थे। हाँ। काम करवाना, डांटना। हाँ। पर चुनाव जीत गए तभी आए घरे, तो फिर हमने उनको क्या मनाया, हम उनको कुछ नहीं कहा उन्होंने हमें। बट डर तो था उनको कहीं नहीं, डर तो पहले था ना कि पिटाई होगी, डांटेंगे। हाँ। ये कहाँ का चुनाव लड़ रहे, क्या है ये? हाँ। विधानसभा चुनाव बड़े बड़े लोग लड़ते हैं। हाँ। पर लड़ गए, आए तो इच्छा में बोला, खुशी का माहौल रहा, सभी पिताजी भी खुश, माँ भी खुश, सभी खुश हो गए। सर, मैं वो किस्सा सुनना चाहूँगा आपसे कि जब आप चुनाव लड़ने गए थे, तो चुनाव के लिए जब आपके पास टिकट के लिए लोग आए थे जिन्होंने आपको टिकट दिया था, पार्टी सुप्रीमो वगैरह जो भी थे, तो वो मूवमेंट कैसा था? आप कहाँ बैठे थे, क्या हुआ था, वो कुछ बताएंगे? नहीं, क्या मैं गांव पे बैठा था। एक भावखेड़ी मेरे गांव में है, बगल में एक गुमटी पे बैठे थे हम, जब लोग बैठे रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। मैं टेलीफोन आया भोपाल से, कार्यालय से, कि आपको भोपाल याद किया है। अच्छा। वो इतने बजे तक आना, प्यारेलाल जी ने याद किया। हाँ। तो उस समय हमारे साथ लीलाधर जोशी जी थे, तो हमने लीलाधर जोशी जी, हम बुलेट चाहे में, मेरे पास उस समय बुलेट थी। अच्छा। कि आपको 12 बजे हमें, कि आपको 1 बजे तक पहुंचना भोपाल। ठीक है। हमने मोटरसाइकिल से आए और प्यारेलाल जी से मिला, तो उनका आपको चुनाव लड़ना है। हाँ। तो हम भी अचंभित रह गए, साहब चुनाव लड़ना, अभी लक्ष्मीनारायण शर्मा हमारे सांसद के चुनाव लड़े, वो हार गए। हाँ। लाखों वोट से, हम कैसे लड़ेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है जी। कि नहीं, आपको 10-20 हज़ार रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा। हाँ। तो मेरे साथी लीलाधर जोशी थे, उन्हें साहब मैं कर दूंगा 20,000 खर्च। हाँ। तो बस वहाँ से आपको टिकट मिला। और बस आपने जो भी अपनी बुलेट की बात करी, मुझे ऐसा पता चला गया आज भी आप उसी बुलेट पे घूमते हैं जब आप अपने क्षेत्र में जाते हैं? नहीं, वो तो बेच दिया आपने। हाँ। पर फिर बाद में गांव में बुलेट से जाया करते थे, गाड़ी मोटरसाइकिल से जाते थे। अच्छा। डुक हर गांव में। हाँ। जब दौरा करते थे पहले। हाँ। रोड नहीं थे, टेलीफोन नहीं थे। हाँ। तो गांव में जाते थे और वहीं उनसे चर्चा सुनकर उनका समस्या का निराकरण। हाँ। इछावर में आकर या श्योर में भी आकर मैं उनके साथ स्वयं जाता था।
अच्छा। और ऑफिस में जा जाके उनसे अधिकारियों से बात करके उनका निपटारा करते थे। ओके, तो जब आप थे तब बीजेपी बन गई थी या फिर जनता दल से आपने चुनाव नहीं, लड़ा? हम तो राष्ट्रीय स्वयं संघ के, हम कहीं दूसरे में जा ही नहीं सकते, हम तो राष्ट्र के लिए काम करते हैं। जी नहीं, पार्टी क्या था, चिन्ह भारतीय क्या? जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, तब कमल का चिन्ह था। हाँ, 80 में हमारे भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हो गया था। हाँ। अटल जी अध्यक्ष बन गए थे, बॉम्बे हम गए थे अधिवेशन में, और 85 में हम चुनाव लड़े। जी, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं कि आपने इमरजेंसी देखी होगी। हाँ देखिए, हम छोटे थे, जब छोटे थे, तो कुछ बताओगे तब कैसा माहौल था, क्या था? देश में अराजकता थी। अच्छा। कि जो भी आदमी किसी ने कह दिया, हाँ जाके बंद कर दिया। हाँ। और गांव में तो लोग घरों पे नहीं मिलते थे, फिर? जंगलों में ऐसे छिप जाते थे हाँ प्रशासन के मारे हाँ। कि परिवार नियोजन कर देगा, नसबंदी कर देंगे। अच्छा। और उसके कारण इतना अत्याचार हुआ कि किसान या कोई भी, और उनको तो कोई भी मिला, एक बच्चा है नहीं है, 10 साल 15 साल का 50 साल का, परिवार नियोजन, नसबंदी। जी। तो लोग छुप जाया करते थे। घास होता है जो मवेशी खाते हैं, वो घड़ियों में छुप जाते थे, बगदे में घुस जाते थे, मिलते नहीं थे। और किसानों से जबरदस्ती ले भी लिया करते थे, गेहूँ पैदा करते थे, जबरदस्ती ले भी लिया करते थे पहले। जी। तो इसलिए बहुत अराजकता था। तो सर हुआ कैसे था, मतलब कैसे? रेडियो पे संदेश, शायद मैंने एबीपी न्यूज़ की एक सीरीज देखी, उसमें है ना इंदिरा गांधी जी संबोधन करती हैं, राष्ट्र के नाम पे संबोधन, तो वो संबोधन आपने सुना था? उसके बाद इमरजेंसी? नहीं, मैंने वो नहीं सुना। वो नहीं सुना, बट कैसे पता चला इमरजेंसी लग गई? नहीं, ये मैंने गाँव में देखा था। अच्छा, देखा था। मैं ज्यादा इतना बड़ा नहीं हूँ ना, आप अंदाजा लगा लीजिए 77 में कितना बड़ा होगा। हाँ 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 हाँ। जब 87 में चुनाव लड़ा, जब मेरी 25 वर्ष उम्र हुई थी, तो यस, ओके। तो मैं जानता था कि अरे बंद कर रहे हैं, ये मार रहे हैं, गाड़ी आते थे, लोग भग जाया करते थे। जी। तेजदार गाड़ी आती थी, थानदार गाड़ी आती थी, भग जाते थे। ऐसा बहुत अराजकता थी, अत्याचार था। अत्याचार था, ओके। सर, आप भोलेनाथ को बहुत मानते हैं? देखिए, भोलेनाथ का स्वरूप इसलिए है कि ये अमर है। ओके जी। मैंने ऐसे व्यक्ति, एक प्रधानमंत्री देखे हैं जो बोलते हैं, वो करते हैं, और वो समाज को दिखता है। जी। उनका मेरे देश के आतंकवादियों ने खबरदार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बोला, तो किया, बोला। हाँ। और सिंदूर के माध्यम से आक्रमण कर दिया, और उन्हीं लोगों को मारा जिन्होंने हमारे लोगों को मारा। जी। आम आदमी को नहीं मारा। और वो लोगों ने, मोदी जी ने बोला, उनने करा, और समाज ने, पूरे राष्ट्र ने देखा। जी। और उन्होंने कहा अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ, विराम हुआ है। अगर फिर आतंकवादी हमारे देश के। तो सर, आप भी वैसे, आपकी जो कास्ट है वो शायद कश्मीरी पंडित से रिलेट करती है, करेक्ट? नहीं, ये हमें इसकी जानकारी नहीं है, पर हाँ। लगते हैं ऐसे, ये सब अच्छे खूबसूरत रहते हैं। हाँ। देखने में। हाँ। वो सब खेती करते हैं। हाँ। वो कहा भी जाता है कि कश्मीर से आए हुए लोग हैं। अच्छा, ओके ओके। सर, आपको भजन सुनना बहुत पसंद? भोलेनाथ के गीत के अलावा मैं कोई पसंद कोई नहीं। सुना के बताओ। नहीं, भोलेनाथ की आराधना करता हूँ, गीत गाना नहीं गाता मैं। गाने नहीं गाते? गीत नहीं और गाता। कौन से गाने गुनगुनाते हैं, आपको कोई नहीं, पसंद? भोलेनाथ का। भोलेनाथ के, ओके। पेपर पढ़ते हैं आप? हाँ, पेपर तो रोज पढ़ते हैं। तो पेपर में कौन सा सेक्शन पढ़ते हो आप सबसे ज़्यादा? पेशेंट में यही पढ़ते हैं हमारे। पहले तो मैं देखता हूँ अपने राजस्व विभाग का, ओके। और फिर राजस्व विभाग को कहीं देखा कि नामांतरण है, बंटवारा है, सीमांकन है, हाँ तो पीएस को टेलीफोन करते हैं, लिख के भेजते हैं कि इस मामले में क्या गड़बड़ी है। हाँ। और 2 घंटे करीब में पर डे, 3 घंटे पर डे यहाँ बैठता हूँ। अच्छा। 11 बजे 12 बजे जो भी मध्य प्रदेश का किसान आएगा, वो मैं स्वयं रूबरू बात करता हूँ। तो हिला से इनका नामांतरण क्यों नहीं हुआ, हाँ। इनका बंटवारा क्यों नहीं हुआ पारिवारिक। ये पहली मध्य प्रदेश की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जहाँ पारिवारिक बंटवारा, यानी मान लीजिए आप किसान हैं, आप 3 बेटे हैं आपके, तो आप स्वयं तहसीलदार को दरखास्त दें कि मैं अपना बटा, अब जीते जी 2 बच्चे भी हैं आपको, 3 बेटे भी हैं, मैं पारिवारिक बंटवारा करना चाहता हूँ। सबके साइन होते हैं, किसी को कम ज़्यादा भी दे सकते हैं पिताजी। ये पारिवारिक बंटवारा है, सीमांकन है आपकी ज़मीन का, बटान है, हाँ। और नक्शा गलती से छोटा है, उसे दुरुस्तीकरण करना है। ये राजस्व विभाग के बड़े टेढ़े काम हैं जी। आदमी बहुत मेहनत करना पड़ता है, और हमारा किसान है, आपस में वाद विवाद भी होता है, तो वो मैं सारे काम यहाँ से करता हूँ। एक ही मानता हूँ कि मैं जब काम करता हूँ तो मैं कर रहा हूँ, मैं भोलेनाथ की पूजा कर रहा हूँ।
इसलिए मैं अपना आप के मानता कि 3-4 घंटे। एक ने पूछा कि भोलेनाथ की पूजा कितनी देर करते हैं आप? हाँ। तो उनको बोलता हूँ मैं 4 घंटे उनकी पूजा करता हूँ। भोलेनाथ के बाद मैं जनता को ही अपना उनका स्वरूप मानता हूँ। और क्योंकि भोलेनाथ का जीवन छल नहीं, कपट नहीं, बेईमानी बिल्कुल नहीं, जैसा मनुष्य को रहना चाहिए जी। अब देखिए 3 बार हम शपथ लेते हैं। जब विधायक के लिए फार्म भरते हैं तब, दूसरा विधानसभा में आते हैं तब, अध्यक्ष जी के यहाँ, फिर मंत्रिमंडल की शपथ लेते हैं 3 बार तब। और जो आदमी शपथ के साथ कहे, हाँ, उसे मैं समझता हूँ कि रुई की रही बराबर भी बेईमानी नहीं करना चाहिए। आजमा ली हमारे ऊपर सरकार कितना पैसा खर्च कर रही, बहुत पैसा खर्च करती है। गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, जाने के लिए प्लेन फ्री, आना। फिर भी अगर आपकी नीयत खराब हो, राष्ट्र के निर्माण के लिए अगर आप काम नहीं करोगे ईमानदारी से, अगर किसी से आपने एक चाय पी ली, वो भी बेईमानी से कम नहीं है। ओके। अपना हम मंत्री है, हाँ, मंत्री के लिए गाड़ी है, बंगला है, ये मंत्री यूज करेगा, घर परिवार के लोग नहीं कर सकते। उनके लिए गाड़ी नहीं, मंत्री के लिए गाड़ी है। मंत्री के बच्चे के लिए, बहू के लिए, पत्नी के लिए गाड़ी नहीं है। क्योंकि राष्ट्र को हम ऐसा समझते हैं कि जैसे भोलेनाथ तपस्या करते थे अपने गुरु की, ऐसी हम तपस्या करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी का उदय से आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग सब हमारे विचार के लोग काम करते हैं और आज राष्ट्र को वैभव पहुंचा रहे हैं। और हमारा तो ये कहना है, हम रहे ना रहे 2-4 दिन, राष्ट्र भारत माता वैभव तुम्हारा हमेशा रहे। ये राष्ट्र रहना चाहिए। अटल जी ने भी पंक्तियां बहुत अच्छे से बोली थी संसद में। तो सर आपने तो अपने घर वालों को तक गाड़ी में नहीं बैठने देते हैं MP 02 की? नहीं बैठने सर। पर क्यों? भाई ये गाड़ी मंत्री के लिए है, मंत्री के बेटे के लिए नहीं है जी, मंत्री की पत्नी के लिए नहीं है, बेटी के लिए नहीं है। हाँ, ये गाड़ी मंत्री की है। हाँ। इस पे एक तिरंगा हमारा सम्मान लगता है जी। तो ये हमारे संविधान में लिखा है। हाँ, ऐसा बाकी मैं अपना काम करता हूँ, बाकी के बारे में बोलता हूँ जो जिससे देखे करिए। हाँ, मैंने ये कहानी मतलब सुनी थी, आपकी एक सहयोगी ने मुझे बताई थी कि आपकी वाइफ एक बार गाड़ी में बैठ गई थी, तो आपने पूछा कहाँ जा रही हो, तो उन्होंने कहा मैं मार्केट जा रही हूँ। तो आपने कहा तुरंत नहीं, मेरे पिताजी बैठ गए थे। अच्छा, पिताजी। तो फिर आपने? मुझे गाँव जाना था, उन्होंने कहा मेरा नाम पुकार के, भाई घर चलो क्या? तो मैंने कहा मैं घर चलूँगा। हाँ, तो उनको कहीं जाना था कि यार हमारे छोड़ दे घर, हमारी मालवी भाषा में। हाँ, तो मैंने कहा ठीक। तो मेरी जो मंत्री की गाड़ी मिली उसमें बैठ गए। हाँ, क्योंकि पुराने लोग ज़्यादा नाराज होते थे, हाँ, गाली बकते थे। हाँ, तो मैंने क्या कहा, तो मैंने कहा अभी देर से चलना पड़ेगा, फलाना काम आ गया है। वो नाराज होके और घर में बैठ गए। मैं तो गाड़ी बस से चला जाऊँगा। फिर मैंने अपनी जो प्राइवेट एक जीप थी टूटी फूटी, उसमें उनको भेजा ताकि उनको बुरा ना लगे। और ये मैं आपसे शुरू से, जब से राजनीतिक जीवन में मेरा है, चाहे राजनीतिक हो सामाजिक हो, मैं इसे गलत मानता हूँ, मैं ठीक नहीं मानता जी। सर एक और इंस्टेंस मुझे पता है, जब उमा भारती जी चुनाव जीती थी तो आपका बेटा और आपकी वाइफ धर्मपत्नी दोनों बाइक से आ रहे थे, पुलिस ने उनको रोक लिया था, वो किस्सा आप बताएंगे? नहीं, वो बात, वो बाइक से, बेटे तो आते रहते हैं, हाँ, बेटी आती रहती, पर मैं उमा जी के समय की बात से याद है, हाँ, नहीं थी वो। हाँ, उमा जी मुख्यमंत्री रही, इसके बाद में शिवराज जी रहे, उसमें भी राजस्व मंत्री था मैं। जब मैं राजस्व मंत्री था तो हमारी पत्नी गांव गई हुई थी, तो बेटे के साथ मोटरसाइकिल बैठ के गई थी। अब जब उधर से आई तो यहाँ रास्ते में एक थाना पड़ता है, तो वहाँ स्पीड ब्रेकर था। हाँ, तो वहाँ वो थोड़ी सी रिपड़ गई थी, इतनी ज़्यादा नहीं गिरी थी। हाँ, तो TI आए, सब लोग आए, बंद करो, कहाँ लाइट नहीं तुम्हारी, कहाँ लाइसेंस कहाँ है, ये है वो है। हाँ, सारी बातें जो पुलिस कई लोग करते हैं, हाँ, सब तो नहीं करते। कहाँ से आए, क्या नाम? तो हमारा बेटा था बड़ा, उसने कहा मेरी मम्मी है। हाँ, कहाँ से आए? कि हम तो जमुनिया से आए। कहाँ जाओगे? भोपाल तक। भोपाल कहाँ जाओगे?
अब उन्होंने अपना शुरू करा, जैसे वो कहते हैं ना कि कोई परिचय। लाइट चली जाती तो कहाँ से आया कैसे आया, जैसे कोई पाकिस्तान की बाउंड्री पार कर रहे हैं। तो अब थोड़ा सा गिर उठिया है, गाड़ी में बैठ गई वापस। तो क्या नाम तय क्या करते हैं, तो बच्चे ने बताया कि वो हमारे पापा तो किसान मंत्री है। हाँ ये कहाँ के मंत्री है, कि वो राजस्व मंत्री है। हाँ तो क्या नाम है, करण सिंह मौर्य। उन्होंने कहा ये झूठ बोलता है कि मंत्री की बीबी क्या मोटरसाइकिल बैठेगी क्या। हाँ तो फिर? अब वो भी सैंपल थी, कोई ऐसा नहीं, हाँ। गांव की रहने वाली हमारी पत्नी थी, गांव की रहने वाली थी। उन्होंने टेलीफोन किया हाँ कि भाई ये क्या उनका बेटा ओम है, उनकी पत्नी का नाम ये मोटरसाइकिल कि हाँ साहब मोटरसाइकिल के भाई। तो उन्होंने कहा भैया उनसे मत कहना मंत्री जी साहब। वो फिर वो ऐसा एक वाक्य हुआ था। अच्छा, तो ये सब बातें सर मतलब थोड़ा सा वो लगता है कि आज के परिवेश में जहाँ मंत्रियों के बेटे ऑडी या BMW से नीचे नहीं उतरते हैं, आपके बेटे आज भी बाइक चला रहे हैं नहीं, अपने। जो भी है घर में खेती बाड़ी करते हैं, हाँ जो आमदनी है वही करना पड़ेगा ना। जी। और कोई कहने की बहुत बड़ी बात नहीं। मैं तो ये कहूँ कि हाँ आपको फिर दोहराऊंगा कि जब मंत्री के पास सरकार इतना है, इतना पावर है, अधिकार है आपको, तो फिर आपको ये काम करना ही नहीं चाहिए। सही बात है, सही बात ये कि नियम कानून से रहना चाहिए। जी। इतना पैसा फिर भी कई लोग, मुझे दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा नफरत है तो बेईमान आदमी से नफरत है। वो सबसे ज़्यादा अगर मैं प्यार करता हूँ तो ईमानदार आदमी से करता हूँ। वो फिर चाहे गांव का एक विकलांग भी क्यों ना हो, एक गरीब आदमी जो साइकिल से जाता है, मेरा उद्देश्य रहा है कि मैं वो जो साइकिल से जा रहा है उसकी तरफ देखता हूँ, मैं 2 करोड़ गाड़ी वाले के पास नहीं देखता। ये हमारा जीवन है, आपको इस सेवा के लिए बनाया तो करना चाहिए। जी। तो मेरा उद्देश्य कि जीवन में कोई मिठाई लेके हम हमारे यहाँ आते हैं, हमारे स्टाफ के लोग हैं, मेरे स्टाफ के लोग को कोई अधिकारी कर्मचारी तहसीलदार पटवारी चाय नहीं पिला सकता, दूसरों रोज हटा दूंगा। जी मेरी बात अलग है। जी। या मैं तो मिठाई लेते ही नहीं किसी से उपहार, कोई भी चीज़, हाँ चाहे वो मिठाई हो या कुछ। मेरे यहाँ ऑफिस में भी नहीं लेते कोई, जी। नहीं तो लोग कहते हैं भाई मैं नहीं लूँगा, इनको बांट दो, पब्लिक को बांट दो। मैं पब्लिक को भी नहीं बंटवाता। मैं चाहता हूँ कि ये हराम की मिठाई, बेईमानी की मिठाई, छल कपट का पैसे से लाया कमाया, ये मेरे पब्लिक भी नहीं खाना चाहिए। अब सर्किट हाउस में जाते हैं, हमारा भोजन रख के ले जाते हैं, हमें भत्ता मिलता है, सरकार भत्ता दे रही, चाहे वो कम ही हो, उसमें इतना हो जाता है कि हम भोजन कर सकते हैं। करेक्ट। हमारे घर से ले गए, 2 दिन हो गए तो हमने बनवा लिया, हमारे स्टाफ है, हमारे दोस्त है, या कहीं कोई गए तो उनको पैसा दे दिए कि भाई ये लीजिए आपका 500 रुपये बना, 700 रुपये। क्यों हम किसी पे भार नहीं बनना चाहिए किसी को। हम जहाँ हैं अपनी पहचान बनाओ, जैसे सारे देवताओं में भोलेनाथ ने अपनी पहचान बनाई है, मनुष्य में मोदी जी ने पहचान बनाई है, हमारी सरकार ने एक पहचान बनाई है कि राष्ट्र के लिए काम करने वाली ऐसी पार्टी है जो देश के लिए भी काम कर रही है। अब हमारे डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट लगाई, कहाँ लगाई कैबिनेट? जहाँ विद्वान लोग थे, जिनका जैसे देवी अहिल्या देवी की न्याय की मूर्ति, उनकी जहाँ रहती थी वहाँ हमारी कैबिनेट हुई। जी। हमारी अमंती बाई जहाँ के निवासी वहाँ हुई, हाँ। लक्ष्मी बाई वहाँ हुई, झांसी। दुर्गावती वहाँ हमारी कैबिनेट हुई। कि ये हमारे आदर्श है, हमारी सरकार के, हमारी पार्टी का लक्ष्य है, उद्देश्य कि अच्छे लोगों का सम्मान करना चाहिए। पहला है कि अच्छे लोगों का सम्मान करना चाहिए। हम में दूसरी बात ध्यान अपमान करने की नहीं होती, किसी का अपमान करिए। सबसे पहले हमारे प्रभारी हैं, वो यहाँ आएंगे, महीने 2 महीने में उनके भाषण होते हैं, चर्चा होती है कि हमारा मूल उद्देश्य देश के लिए काम करने का। तो हमारी एक पहचान होना चाहिए, अच्छे काम करें। अब मैं बताऊँ आपको कि सबसे पहले उमा जी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तो वे सहयोग से अपने गांव पे खेती करता था। खेती का काम ट्रैक्टर से बखर चलाता था। उन्होंने कहा, उमा जी का टेलीफोन आया, उन्होंने कहा, हमने बात की, उन्होंने कहा वर्मा जी आपको मंत्री पद की शपथ लेना, आप भोपाल आइए। आ गए। अच्छा। फिर शिवराज सिंह भाई साहब, उसमें सहयोग से मैं भोपाल ही था।
उसको भी भोपाल था। उन्होंने कहा कि आपको हम जाते नहीं, मांगना नहीं चाहिए, देना चाहिए। मांगना नहीं चाहिए, देना सीखो, मांगना मत सीखो, और योग्य बने, अपने जीवन में देना सीखो जी। तो शिवराज भाई साहब ने टेलीफोन किया, वर्मा जी आपको सब, और आपको राजस्व मंत्री। हाँ हमने कहा ये भी नहीं कहा कि हमें ये बनाओ, हाँ उन्होंने कहा राजस्व विभाग में बहुत थोड़ा गड़बड़ रहता है तो आप इसके बनाओ। फिर बाबूलाल गौर बने, हाँ। इसके पहले बाबूलाल गौर तो इसके पहले बन गए थे, हाँ उमा जी के बाद। हाँ। उमा जी के बाद गौर जी बने थे। हाँ उन्होंने कहा आपको आना है और राजस्व विभाग संभालना है। जी। फिर डॉक्टर मोहन यादव साहब, हाँ हमारा जानना इतना परिचय नहीं था डॉक्टर साहब से, हाँ 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 उच्च शिक्षा मंत्री थे पर इतना परिचय नहीं था, और फिर भी वो जानते थे। हाँ तो हम हमारे खेत पे कचरा उखाड़ रहे थे, ओके, जिसे बोलते हैं कि सोयाबीन का कचरा था, गेहूँ था उस समय। जी। उन्होंने बोला वर्मा जी कहाँ हो? मैं गाँव पे हूँ, हाँ आइए मंत्री पद की शपथ लीजिए, और राजस्व मंत्री का भार दिया। हाँ तो ये मेरा जीवन का उद्देश्य मांगना मत सीखो, देना सीखो। देना सीखो, करेक्ट सर। तो सर नेटफ्लिक्स देखते हो आप? कौन सी चीज़? नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स क्या होती है? सर मतलब पहले क्या मूवी थिएटर जाना पड़ता था आपको मूवी देखने के लिए, हाँ हाँ फिल्में देखने, तो अब मोबाइल में ही एक ऐप आया नहीं, Netflix मैं पे। मोबाइल नहीं देखता। नहीं देखते, टीवी में लगा के बड़ी वाली टीवी नहीं, है इसमें? नहीं देखता नहीं मैं। देखते। मैं पहले फिल्म का बहुत शौकीन था, अच्छा और ये जो कुछ हूँ मैं फिल्मों से सीखा हूँ। अच्छा, कौन सी फेवरेट फिल्म है आपकी? मैं सारी फिल्में देखी है। बट कोई सी जिससे आप कुछ सीखे हो, इंस्पिरेशनल लगी हो? जैसे जितेंद्र की फिल्म में बहुत शौक था, राजेश खन्ना की फिल्म देखता था। हाँ कि उसमें एक हीरो होता है, हीरो को मतलब ईमानदार को रहता है, वो संघर्ष करता है, उसे फंसाया जाता है, उसे ये करता, अंतिम में हीरो ही जीतता, सच्चाई की हाँ, जीत हीरो होती। तो जीतेगा ही एंड में, सच्चाई की जीत होती। सच्चाई की तो जीत। वही मैं अपने जीवन में उतारा कि सच्चाई ही की जीत होनी चाहिए, इसलिए वो अच्छा काम करता है, मेहनत करता है। और मैं ये बुरे काम नहीं सीखता कि एक जैसे उदाहरण के लिए आप दीवार फिल्म आई थी, हाँ और दीवार, और वो अमिताभ बच्चन रोल कर रहा है कि हम दो बच्चे हैं, माँ है, घूम रहे हैं, किसी ने नहीं पूछा, और मास्टर उनके पिताजी के हाथ पे चोट लिख दिया, तो उसे एक बदले की भावना थी। हाँ मैं बदल नहीं लेता, उसमें अपना जीवन परिवर्तन नहीं कर सकता। मुझे ये सच्चाई ईमानदारी में बहुत सारी दिक्कत आती है, मगर उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता, टूटता नहीं हूँ। हाँ अगर उसमें अपमान भी अगर मान लो हुआ थोड़ा, हम्म, तो वो भी हम सहन करने पर तैयार है। किसी ने हमें कह दिया हम्म, कि यार तुमने मिठाई नहीं लेते मगर आज तुमने मिठाई खा ली, सुन ली भाई, हम तो नहीं खाते। उन्होंने कहा मैंने ये करा वो करा। जैसे कहावत है आज के युग में कि हमारे गांव में एक अमला है जहाँ भेड़ बकरी बैल भैंस का सौदा होता है, बाजार है। हाँ तो ये जो बेईमान आदमी है ना आज के ज़माने के, इनका एक वो चलता है, ठग जिनको बोलते हैं, बेईमान छल कपट। जैसे अमलाए से एक वो बकरा लिया उसने, हाँ वो बकरे को 10 लोगों बेईमान लोगों ने सोचा कि यार इसको अपने को खाना है, हाँ और ईमानदार आदमी, सच्चा आदमी था, वो पालन के लिए लाया था, जीवन पालन करने के लिए, इससे मैं पालन कर लूँगा अपना। एक आदमी 10 आदमी 10 के 1-1 किलोमीटर पे एक आदमी खड़ा हो गया, एक आदमी खड़ा हो गया, उससे पूछा क्या है? कि मैं बकरा लाया हूँ भैया, एक छोटा सा। अरे ये बकरा नहीं कुत्ता है। वो 10 ही आदमी ने जब बोला तो एक आदमी को 10 बार 10 लोग बोलेंगे तो उसमें विश्वास आ जाता है कि हाँ ये सही है। वो 10वें आदमी ने कहा तो वो बकरे को फेंक दिया कि कुत्ता समझ के, अरे यार कुत्ता मेरे साथ धोखा हो गया। तो ये बेईमान लोग, छल कपटी लोग, अब देखो कितना हिंदुस्तान में कितना चल रहा है, इनका धंधा ही है। वो आदमी कुछ भी बन जाए, हाँ वो मंत्री बन जाएगा तो वो भी बेईमानी करेगा, करेक्ट, पटवारी बन जाएगा तो बेईमानी करेगा, इंजीनियर बन जाएगा तो करेगा, वो किसान मतलब किसी भी रूप में, मास्टर भी होगा, हाँ अध्यापक भी होगा, कहीं में बाबू होगा, उसका काम है ये। जी। पर कोई भी व्यक्ति, आजकल लोग कहते हैं कि फलाना नेता, मैं नहीं मानता, नेता बेईमान नहीं है, फिर वो व्यक्ति बेईमान है, वो व्यक्ति बेईमान है। कभी कोई कहते हैं कि आईएएस बेईमान नहीं है, वो व्यक्ति है, उसे आईएएस की डिग्री मिल गई, वो व्यक्ति मोहन, मगर कोई मोहन है तो वो बेईमान है। हाँ हमारे यहाँ भोपाल कलेक्टर, गजब का कलेक्टर, काम करने वाला, काम को अपना धर्म समझता है। एक रायसेन का कलेक्टर है, अगर कोई समस्या अपन ने बोला, हमने बोला कि विश्वकर्मा जी कलेक्टर, यार ये काम करना है, उन्होंने कहा सर ये जिसका काम है उसका नंबर दे दो मुझे,
हमने आपका नंबर दे दिया, तो वो आपसे आधे घंटे बाद बात करेंगे। सर ने बोला है, मंत्री जी ने, आपका क्या काम है? आपने बोला मेरा ये काम है, सही है तो तत्काल करेगा, गलत होगा तो बोल देगा आपका ये काम नहीं हो सकता। इससे अधिकारी भी है। करेक्ट। हमारे तहसीलदार बहुत बढ़िया है। अब तहसीलदार तो बढ़िया है, और उसके अंदर एक राक्षस घुस जाता है कोई का, वो आदमी कहीं भी चाहे उसे तहसीलदार बना दो, इंजीनियर बना दो, नेता बना दो, वो करेगा। जी सर, इसके अलावा खाने में क्या पसंद है आपको सबसे ज्यादा? मैं दाल रोटी का शौकीन है बस। और फलों में क्या? फल में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, आदत ही नहीं। गांव में किसान थे तो फल वल खाते नहीं। हाँ। जाम मिलते थे गांव में, खूब खाते थे। आम का बहुत शौकीन हूँ। आम का बहुत शौकीन? बचपन से आम गाँव पे होते थे, घर ही होते थे। हाँ। खूब शाखा लगती थी, वहाँ बैठते थे, शाखा दिन भर खाते थे, 10 20 50 केरी खा जाते थे। हाँ। दिन भर घिरती खाते जी, फिर आम तोड़ते, पाल रखते, फिर खाते। आम के बड़े शौकीन थे, आम हम बहुत खाते थे। आम है, जामुन है। हाँ। ये गांव में जो पैदा होती है, जो पैसे में नहीं मिलती थी जी, उसका बहुत शौकीन। वो तो है सर। और आपकी जीवन शैली कैसी रही पिछले 45 वर्ष से, जब से आप राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं? मैंने बोला ना आपको, मेरा एक ही उद्देश्य है। हाँ, नहीं, सुबह उठते हैं, फिर आप क्या करते हो सुबह? मैं सुबह उठता हूँ। हाँ। अब तो विधानसभा चले तो घूमना नहीं होता। हाँ। पर मैं सुबह उठता हूँ तो अपना फ्रेश होता हूँ, फिर थोड़ा घूमता हूँ। हाँ। फिर थोड़ा सा पपीता ले लेता हूँ। हाँ। और वो कोई दूसरी चाय होती है, वो कोई दूसरी चाय है, वो रिवर टी है कोई होती है। हाँ। वो ले लेता हूँ। हाँ। और फिर 11 बजे के आसपास यहाँ आ जाता हूँ। कोई मीटिंग होती है वहाँ चला जाता हूँ। हाँ। कोई बल्लभन में है तो वहाँ चला जाता हूँ, और लोगों का आनंद लेता हूँ। भोलेनाथ की पूजा करता हूँ। 12 बजे से लगा के 2 बज जाते हैं। कभी 11 बजे बैठ जाता हूँ। तो जनता की सेवा करना ये मेरा उद्देश्य है जी। जिनको दुख हो, हमारे दीनदयाल जी की हमने पढ़ी, उन्होंने लिखा कि हम कुछ भी करें कुछ नहीं होता, सिर्फ गरीब आदमी जी, जिसको अंतिम व्यक्ति की माना अंतिम में बैठता है, कौन गरीब आदमी बैठता है, करेक्ट, उसकी सेवा करो, अंतिम पंक्ति। और उसी सेवा में हमारे दीनदयाल जी दुनिया में नहीं रहे। पंडित दीनदयाल जी, हाँ, पंडित दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं रहे। हाँ। पर इन लोगों ने जैसा कहा है, हाँ। ऐसी पार्टी वो उनके कार्य को, पद्धति को पूरा कर रही है। यानी एक तरह से हम वादा भी कह सकते हैं जी, कि हमारे भारत को हम ऐसा बनाएंगे, हमारी भारत माता का वैभव ऐसा रहेगा। गरीब आदमी है उसे फ्री में अनाज दो, गरीबी रेखा में है उसके मकान दो, अगर थोड़ी 2-4 एकड़ जमीन है तो उसे सम्मान निधि दो, फसल खराब हो जाए तो उसका RBCHR में उसका मदद करो। और जीवन में जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, अब हमारी बेटियां पढ़ रही है, बहुत अनपढ़ लोग थे, यूपी से अध्यापक आया करते थे हमारे यहाँ। आज हमारे यहाँ बहुत लोग पढ़ लिख गए, सारे कारखाने लग रहे हैं, बहुत ही जोरदार रोड बने, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के उसमें निवेश के लिए आ रहे हैं। यानी देश को बहुत सुंदर बनाए, अच्छा बनाए। राम राज्य की जैसी कल्पना थी जी। राम मैं आपको एक बात बताऊं कि जीवन ऐसा होना चाहिए कि भगवान राम जैसा। हाँ। एक बार भगवान राम ने अयोध्या लौटे, रावण पे विजय प्राप्त की, तो लोगों ने कहा कि ये तो किसी के घर रही है, परिस्त्री किसी के घर में रह के आई है, अयोध्या लंका में थी, आरोप लगाया जी। ये मन में सोचा उन्होंने जी। वो मर्यादा पुरुषों में उत्तम थे, वो सोचा कि मेरी पत्नी तो पवित्र है, सती है, शराब दे दे अगर जरा सी पास में जाए को। तो उन्होंने कहा कि मेरा निर्णय होना चाहिए कि राजा का निर्णय होना चाहिए। तो राजा का निर्णय कि मेरी प्रजा में भावना ना भड़के, इसलिए उन्होंने सीता को वनवास दे दिया। जानते थे ऐसे थे। आज हमारे भाई हैं, भाई को कैसा होना चाहिए? जब चित्रकूट पे भगवान राम पहुंचे तो भरत मिलने गए, तो लक्ष्मण ने कहा ऐसा नहीं कि आक्रमण करते, उन्होंने कहा लक्ष्मण मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, राजा कैसा होना चाहिए? राजा भरत, मेरे कारण मेरे भैया को वनवास मिला। तो जब भगवान राम गए, फिर जब भरत गए तो वन देवी का आह्वान किया। हाँ। प्रकट हुई कि प्रभु क्या आदेश है कि जिस जंगल से मैं आया हूँ, जैसे रास्ते से मैं आया हूँ जिसमें कांटे, कंकड़, पत्थर
मेरा भाई आ रहा है, साफ कर दो बिल्कुल क्लीन। तो उन्होंने कहा आपके भाई इतने कोमल है क्या? ये कोमल नहीं है, वज्र भी अगर टकर जाए तो समाप्त हो जाएगा। वज्र इतना वीर है, दमदार है, मगर उसको वहां पीड़ा होगी जैसे कांटा लगा। हाँ। तो उसे ये पीड़ा होगी कि मेरे भगवान राम को मेरे कारण ये कांटा लगा, कंकड़ लगा। वो पीड़ा उसे महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मेरे को पीड़ा वो याद करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है। हाँ। ऐसा भाई होना चाहिए, ऐसा राजा होना चाहिए जी। हमारी जनता की ईमानदारी। वो सारा काम है ईमान, अपना जो ईमान है वो ईमान है धर्म, उसके आधार पे आप सेवा करो लोगों को। आपको मंत्री बने थे इसलिए नहीं बना दिया कि आप उससे कमीशन लो, को उससे खाओ, उससे मिठाई लो, उसका उपहार लो। ये बहुत गलत तरीका है। हमारे राम राज्य में ऐसा है, दीनदयाल जी ने यही कहा। जी। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जान दे दी। एक देश में दो विधान नहीं चलना चाहिए, दो कानून नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं ईमानदारी से हम काम करेंगे, सरकार चलाएंगे, तो हमने कहा कि ईमानदारी से काम करेंगे, तो ईमानदारी से काम करना चाहिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए। जी सर।